हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ इस नए वीडियो में। हम एविडेंस एक्ट में आगे बढ़ते हुए एडमिशन के बारे में आज पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और एडमिशन से रिलेटेड आपके प्रोविज़न सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 23 ऑफ द एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है विथ सेक्शन 31। तो इसके जो इलैबोरेट प्रोविजंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशंस में और कौन जो है एडमिशन देने के कैटेगरी में होता है। सबसे पहले तो एडमिशन होता क्या है, उसको कौन दे सकते हैं, एडमिशन के कितने टाइप्स हैं, उसके कितने रेलेवेंस हैं एविडेंशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मल एडमिशन क्या होता है, इनफॉर्मल एडमिशन क्या होता है, एडमिशन आखिर जो है क्या रीज़न है कि एडमिशन को एविडेंस में उसको एक मान्यता प्राप्त की गई है। तो इस तरीके के सारे जो है प्रोविजंस जो है विद केस लॉज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एविडेंस में एडमिशन जो है वो सेक्शन 17 में आपकी प्रोवाइडेड है। सेक्शन 17 जो है एडमिशन को डिफ़ाइन करता है। तो कई बार ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 17 में एडमिशन के बारे में दिया गया है। सिमिलरली सेक्शन 24 से 30 जो है आपको कन्फेशन से डील करता है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि सारा जो कन्फेशन है वो एक तरह का एडमिशन होगा, ठीक है। सारा कन्फेशन जो है वो एक तरह का एडमिशन होगा, लेकिन ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, ठीक है। तो अगर हम इसको सिलोजियम के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम ये बिगर सर्कल को एडमिशन मान सकते हैं और इसमें अगर जो है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ठीक है, तो उसको हम कन्फेशन बोलेंगे। ऑल्दो कन्फेशन हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको प्राइमा फेसी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्फेशन जो है और एडमिशन में क्या डिफरेंस है। ऑल कन्फेशंस कुड बी कॉल्ड एज एडमिशन, बट ऑल एडमिशंस कैन नॉट बी कॉल्ड कन्फेशन। कन्फेशन का जो इलैबोरेट प्रोविजंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि ओरली भी एडमिशन दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में भी एडमिशन दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एविडेंस एडमिशन का दिया जा सकता है। वो इन्फरेंस होता है बेसिकली फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का। बेसिकली जो है सामने वाली पार्टी एडमिट करती है कि उसने वो पर्टिकुलर चीज़ किया है, या कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि रेलिवेंट है केस से, वो अगर सामने वाली पार्टी एडमिट करती है तो उसको हम एडमिशन कहते हैं। देखिए, एडमिशन जनरली क्या होता है, वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। जब सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कहने का ये मतलब कि वो जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द मेकर जो एडमिशन दे रहा है उसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट है। तो जनरली इस पॉइंट की वजह से जो एडमिशन का रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्यों देगा। अगर वो अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है इसका मतलब कि देयर इज़ समथिंग ट्रूथ इन इट, ठीक है। इसीलिए एविडेंस जो है एडमिशन का उसको मान्य माना जाता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में जो कि आपके प्रोवाइडेड है सेक्शन 21 में, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, यानी जो अपने बारे में अगर प्रूव कर रहा है, ठीक है, अपने बारे में ऐसा फैक्ट जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस केस में, वैसे स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जाता है। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं आपके सेक्शन 21 में, बट एज अ जनरल रूल सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स कुड बी गिवन इन एडमिशन। अब ये देखिए, सेक्शन 17 में ही प्रोवाइडेड है कि एडमिशन जो है किस सर्कमस्टांसेस में दिया गया है। वो रेलेवेंट प्रोविजन 17 ऑनवर्ड्स में बात की गई है, और कौन एडमिशन दे सकता है ये आपके डील किया गया है सेक्शन 18, 19 और 20 में। तो जनरली जो है जो पार्टी टू द सूट होता है, पार्टी जो है सूट में जिसके बारे में या जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, वही पार्टी जो है एडमिशन दे सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें स्ट्रेंजर जो है, जो पार्टी ऑफ द सूट नहीं है, वो भी एडमिशन दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पार्टीज़ टू द सूट क्या है। उससे पहले ये समझिए कि एडमिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो एडमिशन बेसिकली फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल एडमिशन कहने का ये मतलब कि कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में और सामने से पार्टी ने आके कुछ चीज़ जो है एडमिट कर लिया, तो वैसे स्टेटमेंट या वैसे फैक्ट्स जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी ने एडमिट किया है तो उसको हम फॉर्मल एडमिशन कहते हैं। जो कोर्ट के समक्ष, मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो एडमिशन दिया गया है उसको हम फॉर्मल एडमिशन कहते हैं।
तो फॉर्मल एडमिशन क्योंकि वो कोर्ट के सामने दिया गया है, तो ऑब्वियसली उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो इनफॉर्मल एडमिशन से ज़्यादा होती है। लेकिन इनफॉर्मल एडमिशन बेसिकली वैसे एडमिशन को कहते हैं जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में नहीं दिया गया है, बल्कि दूसरे फैक्ट से, दूसरे लोगों के सामने या दूसरे तीसरे मतलब बेसिकली कि जो कोर्ट के समक्ष एडमिशन दिया गया है उसको फॉर्मल एडमिशन कहते हैं। जो कोर्ट के अलावे किसी और के सामने एडमिशन दिया गया है कोई पर्टिकुलर फैक्ट का, उसको हम इनफॉर्मल एडमिशन कहते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब बेस्ड ऑन द नेचर फॉर्मल एडमिशन को ज़्यादा एविडेंशियरी वैल्यू है इनफॉर्मल एडमिशन के मुकाबले। अब आइए बात करते हैं हु कैन गिव एडमिशन। तो पार्टीज़ टू द सूट, जैसा कि मैंने बताया, या फिर कोई ऐसा लोग जो कि उस पर्टिकुलर सूट में इंटरेस्टेड है, जैसे कि पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी बेसिकली मॉनिटरी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट बेसिकली वैसा इंटरेस्ट जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से या पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करता हुआ इंटरेस्ट आता है। तो वैसे इंटरेस्ट को हम जो है बोलते हैं आपको पिक्यूनरी एंड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसा आदमी भी अगर एडमिशन देता है तो जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बिहाफ में एडमिशन माना जाएगा। एजेंट भी है जो अपने जो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर पार्टी को सूट में, वो भी उसके बिहाफ में अगर वो ऑथराइज्ड है कि वो जो है एडमिशन दे सकता है किसी फैक्ट के बारे में, तो उसको भी हम एविडेंस मानेंगे एडमिशन का। तो अब देखिए बात कर रहे हैं कि एडमिशन से आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर किसी आदमी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसने कोई मान लीजिए कि लोन अमाउंट है, ठीक है, ए ने बी से लोन लिया है। इस बात के ऊपर केस चल रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 का मान लीजिए कि कोई केस है। तो अब इसमें तो प्रूफ करना पड़ता है कि देयर इज़ अ डेट और लायबिलिटी which was basically encashed which was due and जो सामने वाली पार्टी है उसके एवज में उसको चेक दिया है कुछ, तो डेट प्रूफ करना है। और सामने वाली पार्टी खुद से ही आके बोल देती है कि उसने बी से जो है वो लोन अमाउंट लेके रखा था फॉर सम रीजंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट उसने सामने वाली पार्टी ने खुद ही बोल दिया है। तो अब जो है उसको, जो दूसरी पार्टी है, उसको ये बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कहाँ आपका प्रोविज़न है, सेक्शन 58 ऑफ द एविडेंस एक्ट। उसमें ये बात कही गई है कि जिस बात का एडमिशन हो गया है उस बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जज को कोई बात लगती है कि एडमिशन होने के बावजूद अगर उसका ट्रुथ सामने नहीं आया है, तो वैसे कंडीशन में वो कुछ फैक्ट्स को वो वापस से बोलेगी कि आप एविडेंस के थ्रू इसको प्रूव करिए। लेकिन जनरली ये है कि दूसरी पार्टी अगर एडमिट कर ली, कुछ फैक्ट को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए जनरली जो है वो पार्टी टू द सूट या जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका एडमिशन जो है वो माना जाता है और वही लोग एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि कुछ कंडीशन में जो है वैसे लोग भी जो है वो एडमिशन दे सकते हैं जो स्ट्रेंजर हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंजर में देखिए इसके जो है पर्सन हुज पोजीशन इज़ इन इशू, वैसे लोग जिनका पोजीशन जो है वो इशू है, ठीक है, उस फैक्ट में, तो उसको भी हम बोलेंगे सेक्शन 19 में ऑल्दो वो पार्टी स्ट्रेंजर है लेकिन तब भी उसकी स्टेटमेंट को वैलिड माना जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है सेक्शन 19 के, और ये बेस्ट तरीका है सेक्शन 19 को समझने का। आइए इस एग्जाम्पल को यहाँ इस इलस्ट्रेशन में समझते हैं। मान लीजिए कि ए जो है वो ए ने बोला है कि वो बी के बिहाफ में जो लोन अमाउंट है वो कलेक्ट करेगा। ए हैज़ अंडरटेकिंग द ड्यूटी टू कलेक्ट द लोन अमाउंट विच इज़ ड्यू फॉर बी। अब देखिए ये बात है कि बी जो है, बी का जो लोन अमाउंट है, बी ने लोन दिया था सी को। ठीक है, देयर इज़ अ क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, और ए बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो लोन अमाउंट है सी को वो मैं तुम्हारे बिहाफ में कलेक्ट करूँगा। समझ आ गया इतना? तो अब क्या है, अब अगर ए बोलेगा कल के डेट में कि सी ने तो लोन अमाउंट नहीं दिया और उसने ऐसा बोला कि सी ने बोला, उसने निगेट किया इस फैक्ट को कि कोई भी लोन अमाउंट तुमने बी से लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सी का स्टेटमेंट, सी का खुद का स्टेटमेंट कि वो कोई अमाउंट बी से लिया है, कुछ उधार अमाउंट है, लोन अमाउंट है जिसका बी हकदार है, ये क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। रेलेवेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कंडीशन में सी ने खुद ही
ये स्टेट किया है कि भाई मेरे पास लोन अमाउंट है, तो यहाँ पे अगर ए डिनाई करता है तो सी का बात क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा, सी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उसको एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, अब ऑल्दो ए और बी के सूट में सी पार्टी नहीं है, ठीक है, सी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी सी का स्टेटमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि एडमिशन बाय पर्सन हुम पार्टीज रेफर्ड। मान लीजिए कि दो पार्टी सूट, दोनों के बीच में सूट फाइल किया गया है और दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब देयर इज़ अ सूट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ गोइंग ऑन, और बी ने है, ए बेसिकली बी को एक घोड़ा सेल करना चाहता है। ठीक है, लेकिन बी जब पूछता है कि क्या घोड़ा साउंड माइंड का है, तो ए बोलता है कि तुम ये बात जाके सी से पूछो। ठीक है, कि घोड़ा साउंड माइंड का है कि नहीं है, सी तुमको बताएगा। नाउ सी इज़ नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। टुमारो इफ देर इज़ अ केस बिटवीन ए एंड बी, A and B both will be the party, C will not be the party to the contract or to the suit, but still C का जो statement है कि घोड़ा साउंड माइंड का है या घोड़ा साउंड माइंड का नहीं है, वो relevant fact हो जाएगा, क्योंकि based on the C's statement, A would act what he wants to do with the horse, whether he wants to buy the horse, whether he don't want to buy the horse। तो ये जो है आपका ए एंड बी का जो ये रिलेशनशिप है, जिसमें वो उसने रेफ़र किया सी को फॉर नोइंग कि वो पार्टी, वो हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है कि नहीं है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट, वो रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा सेक्शन 20 में। अब 21 में देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट जो है वो जनरली एडमिशन होता है, लेकिन 21 में 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं जिसके तहत सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को भी एडमिशन मानते हैं। वो 3 जो है बात कौन कौन सी है, अगर मान लीजिए कि एडमिशन वैसे इंसान ने दिया है और जो कि मर चुका है, तो वो रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा। ऑल्दो उसने जो बात कही है वो उसके पक्ष में है, तो भी उसको रेलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि वो 32 के अंदर अब डाइंग डिक्लेरेशन टाइप का स्टेटमेंट हो गया, वो एडमिशन को फिर एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, अगर 32 के अंदर कोई रेलेवेंट फैक्ट है, रेलेवेंट स्टेटमेंट है, उसको यहाँ पे एडमिशन सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद भी रेलेवेंट माना जाएगा। सेकंड आपका ये है कि कोई भी ऐसी बात जो कि अदरवाइज़ रेलेवेंट है, ठीक है, अदरवाइज़ रेलेवेंट है, उसको भी रेलेवेंट मानेंगे एडमिशन में। जैसे कि सेक्शन 6, 8, 14 में अगर कोई चीज़ है जो रेलेवेंट है, तो उसको फिर एडमिशन सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद उसको एडमिशन मानेंगे। सेक्शन 14 का जो आपका बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड कोई बात है कि किसी आदमी को मान लीजिए कोई इंजरी हुई, ठीक है, अब वो किस तरीके का इंजरी है इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी एडमिशन माना जाएगा। ऑल्दो उस एक्सप्लेनेशन के दौरान वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी बोले जो उसके फेवर में है कि उसको कैसे इंजरी मिली या उसने जो सामने वाली पार्टी ने उसको किस तरीके से मारा, बट स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट एडमिशन। तो ये आपका हो गया कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन एडमिशन दे सकता है, तो जनरली जो है वो पार्टी टू द सूट देती है, लेकिन कुछ आपके जो है सेक्शन 19, 20 में जो आपकी बात की गई है कि स्ट्रेंजर भी एडमिशन दे सकता है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया कि रीज़न्स इसका सबसे बड़ा ये है कि जब एक सामने वाली पार्टी अगर एडमिशन दे देती है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाता है, और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कोई भी इंसान अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देगा। अगर वो अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब कि वो ट्रुथ है। ठीक है, तो इस सब रीज़न के कारण एडमिशन जो है उसका एडमिसिबिलिटी एडमिशन की होती है। अब देखिए सेक्शन 23 एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रोविज़न है और एक यूनिक प्रोविज़न है। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई नेगोशिएशन हो रही है बिटवीन पार्टीज़, कोई सेटलमेंट का, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का, तो जनरली क्या होता है, पार्टीज़ इस तरह के सेटलमेंट में इसलिए भी नहीं जुड़ती है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो दूसरी पार्टी है अगर उसने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कहा जो उसके थोड़े अगेंस्ट है, वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ में इंटर कर सके। लेकिन अगर उसका वहाँ पे कुछ एडमिशन होता है
तो उसको अगर उस दूसरी पार्टी उसको गलत वे में सूट और प्रोसीडिंग में अगर इस्तेमाल करे तो इस डर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ में इंटर नहीं करना चाहता था या नेगोशिएशन में इंटर नहीं करना चाहता था। इसके वजह से सेक्शन 23 को लेजिस्लेटर्स ने इस मोटिव से लाया कि अगर सेक्शन 23 के हिसाब से ये है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो विदाउट प्रेजुडिस है, उस कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट प्रेजुडिस यानी कि लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट को किसी सूट और प्रोसीडिंग्स में एडमिशन नहीं माना जाए, तो उस चीज़ को हम एडमिशन सिविल केस में नहीं मानते हैं। इसका बहुत ही रेलेवेंट केस है आपका वॉकर वर्सेस विल्शर, जिसमें कि विदाउट प्रेजुडिस के बारे में बताया गया है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो नेगोशिएशन के दौरान या कॉम्प्रोमाइज़ के दौरान जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ बात करते हुए बोलती है, उसको एडमिशन हम सिविल केसेस में नहीं मानेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट प्रेजुडिस करके लिखा गया है। देखिए, अब इफेक्ट ऑफ एडमिशन के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 31 में ये दिया हुआ है कि एडमिशन जो है एट बेस्ट कुड अमाउंट टू एस्टॉपल बट इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ स्टेटमेंट का नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंक्लूसिव प्रूफ वैसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसमें कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेती है कि यही ही हुआ होगा। शैल प्रिज्यूम जो मैंने आपको बताया था कि ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाता है एंड सामने वाली पार्टी जो है कोई भी उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि वो उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट रख सके। तो एडमिशन जो है एट बेस्ट कुड बी रिगार्डेड एज एस्टॉपल। नाउ व्हाट इज एस्टॉपल? एस्टॉपल इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट बेस्ड ऑन विच दूसरी पार्टी जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, उसने अपना पोजीशन चेंज किया। मैंने आपको बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। आपने मेरी बातों पे विश्वास करके वो प्रॉपर्टी के लिए मुझे पैसा दिया। अब अगर कल के डेट में मैं इस प्रॉपर्टी की उस टाइम पे तो रियल ओनर नहीं थी, लेकिन मान लीजिए कि मैं अपने जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी में इकलौती वारिस हूँ, तो बाय द टाइम आप पैसा लेके आए मैं उस प्रॉपर्टी की ओनर हो गई, तो तब मैं उस चीज़ को पीछे नहीं हट सकती हूँ, उस बात से पीछे नहीं हट सकती हूँ। आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिफ्यूटिंग माई स्टेटमेंट कि मैं उस प्रॉपर्टी की रियल ओनर थी। ठीक है, ये बेसिकली आपका टीपीए का कॉन्सेप्ट है, ऑस्टेंसिबल ओनर से रिलेटेड। बट एस्टॉपल का मतलब बेसिकली यही हो गया कि एक बार जब मैंने उस स्टेटमेंट को बोला है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अपने पोजीशन को चेंज करके अपने आप को इस पोजीशन में रखा है बेस्ड ऑन माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। तो एडमिशन का ठीक वही है, एस्टॉपल हो सकता है बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता है। एस्टॉपल से रिलेटेड आपका प्रोविज़न एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 ऑनवर्ड्स है, 115 से लेके 117 तक है। और जब एस्टॉपल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि एस्टॉपल से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, बट जनरली आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन क्या होता है। अब एक केस देख लीजिए, HG रामचंद्र राव वर्सेस मास्टर श्रीकांत। इसमें बताया गया था कि जो एडमिशन होता है, अगर उसको एडमिशन को रीड करता है कोर्ट, तो सिर्फ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को नहीं बोलेंगे, बल्कि फुल एडमिशन के फुल जो है पार्टली एडमिशन को रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, फुल्ली एडमिशन को चेक किया जाएगा और फुल्ली एडमिशन रेलिवेंट होगा। ठीक है, एडमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का हो सकता है, एडमिशन किसी लॉ का नहीं हो सकता है, और एडमिशन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट का भी नहीं हो सकता है। एडमिशन कुड बी मेड ओनली इन रिलेशन टू द फैक्ट इन हैंड। ठीक है, ये आपके कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स थे एडमिशन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्फेशन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।